हेलो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बढ़िया ठंड का मौसम चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है वैसे वैसे पढ़ाई अच्छी हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, है ना? तो हमारा आज का जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो आपका ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। पहला अध्याय है जीवों में जनन, और दूसरा चैप्टर इसी के साथ इंक्लूड कर देंगे जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको जो भी रिवीजन करना है इसमें वो सब आ जाता है। एक कॉपी पेन से लेकर बैठे साथ में और बस रिवाइज करते चले जाएं। ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय कौन सा है? और वो है जीवों में जनन। और आप जुड़े हैं इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ, पीडब्ल्यू के साथ, तो जीवों में जनन के साथ। ठीक है? तो अपना जो अ, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, कोई भी जीव है, जैसे आप अपने आसपास कहीं भी देखिए तो आपको बहुत सारे जीव देखने को मिलेंगे। मिलते हैं या नहीं मिलते? सर बिल्कुल मिलते हैं जी। तो हर जीव में क्या है कि हर जीव का एक पैदा होने का समय है, यानी कि जन्म लेता है। जीव है तो वो जन्म लेगा ही लेगा। ठीक है? तो जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद उसका एक निश्चित जीवन काल होगा और फिर उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। मैं यहां लिखूंगा प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु क्यों मैंने लिखा? सोचने वाली बात है कि मैंने यहां पर प्राकृतिक प्राकृतिक मृत्यु क्यों लिखा। ठीक है? भाई पैदा हुआ और एक निश्चित समय के बाद उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, तो इस पूरे समय अंतराल को, यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है, जो अवधि है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। इसका मतलब कोई भी जीव पैदा होगा और मरेगा। लेकिन यहां एक प्रश्न आता है कि जब कोई जीव पैदा हो गया और फिर मर गया, तो मरने का मतलब वो खत्म हो गया। तो फिर इस पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता कैसे बनी रहती है? क्योंकि जो पैदा हो रहा है वो मर रहा है, तो निरंतरता कैसे बनी? ठीक है? इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, विशिष्ट चीजें होती हैं। और उन विशिष्ट चीजों में से यदि मैं ये कहूं कि किसी भी जीव का इस पृथ्वी पर क्या रोल है, क्या काम है, तो वो एक ही काम है, एक ही रोल है। और वो क्या है? वो है जनन करना। क्या है? जनन। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? अब समझिए कि कोई भी जीव पैदा होता है, उसकी मतलब जन्म हो गया। अब जन्म से पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो क्या करता है? उसका एक फेज होता है जिस फेज में वो वृद्धि करता है, जिसे हम वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। है? वृद्धि अवस्था कहते हैं, नहीं कहते? तो जन्म हुआ, वृद्धि की। वृद्धि किस लिए? ताकि वो इतनी ऊर्जा को संचित कर सके, जोड़ सके कि अपने जैसा जीव बना सके, यानी कि जनन कर सके। समझ आया? अब वो जनन में क्या करता है? वो जनन में अपने जैसा जीव बनाता है। ठीक है? क्या करता है? अपने जैसा जीव बनाता है। अपने जैसा जीव बनाना। बना दिया। अपने जैसा जीव क्यों बना रहा है? क्योंकि ये जिंदगी जो यहां शुरू हुई है, लाइफ जो यहां शुरू हुई है, जीवन यहां शुरू हुआ है, वो यहां समाप्त होना है। उससे पहले पहले इसका क्या रोल है कि अपने जैसा एक जीवन और बनाकर और इस निरंतरता को बनाए रखे। तो जनन किस लिए करते हैं? कोई भी जीव जनन किस लिए करता है? तो वो जनन करता है अपनी जाति की, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करता है वो?
रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इसका ये रोल पूरा हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब रोल पूरा होने के बाद क्या होगा? अब ये कहीं जाए तो यहां शुरू होगी इसकी क्या? वृद्धावस्था। और उसके बाद एक दिन इसका हैप्पी बर्थडे हो जाना। समझ आई बात? अब क्या हर जीव में ऐसा होता है? हाँ, हर जीव में ऐसा होता है। कोई भी जीव है, पैदा होगा, मरेगा। मरेगा तो अपनी जाति की निरंतरता कैसे बनाए रखेगा? तो अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन, अपने जैसा जीव बनाना। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसे क्या बनाता है? जीव बनाता। तो मैंने एक पूरे चैप्टर का आपको यहां ब्रीफ में, संक्षिप्त में एक बात समझाई। सबसे पहले हमने कहा जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो हमने कहा जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है। और मृत्यु कैसी? प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है ना? एक्सीडेंटल नहीं कि भाई किसी एक्सीडेंट हो गया निकल लिया पतली गली से, ऐसा नहीं। एक प्राकृतिक मृत्यु की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो उस पूरे समय को क्या कहते हैं? इसे जीवन अवधि कहते हैं। इस जीवन अवधि में एक सबसे मुख्य जो घटना घट रही है, जो एक फेज है उसका, वो जन्म है। भाई पैदा हो गया, बहुत बड़ी घटना हुई इसके लिए। तो उसके बाद क्या होगा? फिर उसके कुछ फेज आएंगे। तो उसकी वृद्धि अवस्था आएगी ग्रोथ फेज जिसे हम कहते हैं। उसकी एक जनन काल आएगा, और फिर उसका एक वृद्धावस्था आएगी, उसकी वृद्ध का काल आएगा, और फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ हो जाए, कहाँ जाए पता नहीं। लेकिन अगर पादप है, क्या बोला मैंने? पादप। तो अगर पादप है तो इस वृद्धि अवस्था को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कायिक अवस्था। कायिक अवस्था कहते हैं। और यदि ये जंतु हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल अवस्था, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा? जैसे जंतुओं में तो पता चल सकता है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, है ना? वो कोपुलेशन मैथुन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पादप में कैसा पता चले कि भाई जनन अवस्था आ गई है? तो वो पता चलता है पादप में पुष्प आने शुरू हो जाए, इसका मतलब उसका जनन काल प्रारंभ हो गया है। समझ आई बात? तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है उसे जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जीवन अवधि। और इस जीवन अवधि में कोई भी जीव एक ही मुख्य रोल अपना अदा करता है, और वो क्या है? वो है अपने जैसे जीव बनाना। क्लियर? चलिए, अब अलग अलग जीवों का अगर हम जीवन काल देखें तो क्या एक जैसा होता है या उसमें कुछ भिन्नता देखने को मिलती है? इस बात को यहां पर थोड़ा देखने की कोशिश। तो जैसे कि यहां पर कुछ पादप दिए हुए हैं और उनका जीवन अवधि दी हुई है। तो पादप, जैसे रोज, ये रोज है, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, कोई बात नहीं, हम इसे ओ बना देंगे। रोज, गुलाब। तो गुलाब का जो जीवन काल है वो 3 से 4 महीने होता है। राइस, सॉरी, ये राइस है। क्या है? राइस। ये सी है ना? 3 से 4 महीने, ठीक है। अच्छा, गेहूं का आप जानते ही होंगे सब, गेहूं तो अपने आसपास ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई गेहूं का कितना है, तो कितना बताएंगे? बताओ। पीठ का, है ना? गेहूं का, तो गेहूं का जो होता है वो लगभग 5 से 6 महीने होता है। 5 से 6 महीने का होता है गेहूं का। 4 से 6 महीने। गुलाब का 5 से 7 वर्ष। केला, बनाना, कितना होता है? 25 वर्ष। आम का कितना होता है? 200 वर्ष। और बैनियन, बरगद का जो पेड़ होता है 200 से 300 वर्ष। पीपल 2000 से 3000। और सिकोया 3000 से 4000 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार जंतुओं में हम इसे देखने की कोशिश करें तो जंतुओं में जीवन काल, जैसे बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जिसे कहते हैं, उसका 30 दिन होता है। कुत्ते का 20 से 30 वर्ष होता है, ठीक है। और
जो क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर, मगरमच्छ जिसे कहते हैं, उसका 60 वर्ष है। घोड़े का भी 60 वर्ष है। हाथी का 60 से 90 वर्ष है। और टॉर्टोइज का लगभग 100 से 150 वर्ष है या नहीं है? तोते का कितना होता है? तोते का तो 150 वर्ष से भी अधिक होता है। तो यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं, उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जीवन काल, जीवन अवधि में और उनके साइज में कोई समानता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे हाथी और घोड़े का अगर जीवन काल देखें तो 60-60 वर्ष हो सकता है, लेकिन हाथी और घोड़े में तो बहुत बड़ा अंतर है या नहीं है? अब ऐसे जो टॉर्टोइज है वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसका जीवन काल सबसे बड़ा है ना? जैसे कौवा है, कौवे का कितना होगा? 15 वर्ष। लेकिन उसके कंपैरिजन में तोते का कितना होगा? 150 वर्ष। तो इस प्रकार यहां से एक बात देखकर स्पष्ट होती है कि जंतुओं का, जीवों का जीवन काल और उनके साइज में कोई भी समानता नहीं। समझ आ गई बात? कोई भी समानता नहीं है। इसमें उनके साइज और आकार, आकृति। ठीक है। तो जीवों के आकार एवं आकृति व जीवन काल में कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध कोई संबंध नहीं होता। एक मुख्य बात, जीवों के आकार एवं आकृति व जीवन काल के में कोई भी संबंध नहीं है आपस में। ये बात यहां से स्पष्ट हो गई। और सभी जीवों का काल एक जैसा नहीं होता, वो छोटा बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। तो इस प्रकार सबके जीवन काल भिन्न भिन्न कैसे होंगे? भिन्न भिन्न जीवन काल देखने को मिलेंगे। समझ आ गई बात? अब यहां पर दिया हुआ है एक प्रश्न, निम्न में से किसका जीवन अवधि सबसे अधिक है? बरगद, कछुआ, तोता, हाथी, किसकी सबसे अधिक होगी? तो यहां पर जो सबसे अधिक जीवन काल है वो बरगद का है, इडियोवो में से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उस विकल्प को चुनिए जिसमें जीव जीवन अवधि के आरोही क्रम में दिए गए हैं। आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा किसका होगा? उससे बड़ा किसका होगा? तोता, कौवा, ये तो यही गड़बड़ हो गया क्योंकि तोते का कौवे से ज्यादा होता है ना? तितली, कौवा, फिर तोता, फिर मगरमच्छ। ये मगरमच्छ गलत आ गया क्योंकि तोते का इससे ज्यादा होता है। फल, मक्खी, मक्खी, मगरमच्छ, तोता, बरगद। या तोता, कछुआ, कुत्ता, कौवा। ये कौवे का तो इससे तो ये गड़बड़। तो सही क्या हो गया? फल, मक्खी। उससे ज्यादा मक्खी का होगा, फिर मक्खी से ज्यादा मगरमच्छ का होगा, फिर तोते का होगा, फिर बरगद का होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा यहां पर तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जनन। जनन किसे कहते हैं? जनन पर विचार कर लेते हैं। तो जनन एक जैव प्रक्रिया है। वैसे तो सबसे मुख्य रोल यही है किसी जीव का इस प्रकृति में, क्या कि भाई जनन किया, अपनी निरंतरता को बनाए रखा जाए। तो जैव प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, एक ऐसा जैविक प्रक्रम है जिसमें कोई एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है या अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। ठीक है। अब क्या होगा? फिर ये संतानें बढ़ेंगी, परिपक्व होंगी और फिर नई संतान बनाएंगी। तो इस प्रकार यह निरंतरता बनी रहेगी। ठीक है। तो जनन क्या करता है? जनन प्रजातियों, जातियों की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी सक्षम बनाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता कौन सा प्रोसेस है, प्रक्रम है जो बनाता है? वो जनन है। जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा प्रकृति में जीवन की निरंतरता बनी हुई। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब जनन के प्रकार पे बात करते हैं, लेकिन प्रकार किसके आधार पर निकाले जाएं? ठीक है। अब जैसे मैंने कहा जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अलैंगिक व लैंगिक।
होता है या नहीं होता? दो प्रकार का जनन होता है, लेकिन ये किसके आधार पर भेद किया जाए कि जनन दो प्रकार का है? तो इस बात को समझना, जो यहां सबसे मुख्य आधार है इस बात का, वो एक है, और वो क्या है? वो है निषेचन। याद रखना, क्या बोला मैंने? निषेचन। ठीक है, क्या बोला मैंने? निषेचन। ये मुख्य आधार है जिसके आधार पर किसे विभाजित किया गया है? लैंगिक और अलैंगिक जनन को विभाजित किया गया है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? अब देख लेते हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं। तो सबसे पहली बात, अलैंगिक जनन कौन सा जनन होता है? वह जनन जिसमें निषेचन अनुपस्थित होता है। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर? यहां पर बोलूंगा कि निषेचन अनुपस्थित। यहां पर निषेचन अनुपस्थित है, और यहां पर क्या है? यहां पर उपस्थित होता है। यह सबसे मुख्य अंतर होगा। अब दूसरी चीज आती है, क्या यहां पर युग्मकों का निर्माण होता है? तो समझिए, यहां पर युग्मक बन भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? युग्मक की अगर बात करें तो यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी। बिल्कुल साधारण भाषा में, और नहीं भी, दोनों बातें मैंने लिख दी। और यहां पर युग्मक निर्माण निश्चित होगा ही होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? निश्चित होगा। समझ आई बात? यहां निषेचन क्या है? अनुपस्थित है, यहां उपस्थित है। यहां युग्मक निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी। आप बोलोगे ऐसा कैसे? हाँ, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास जहां युग्मक निर्माण होता है और निषेचन नहीं होता। पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, बिना जनन के ही बन जाता है आगे। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज आती है पैतृक। पेरेंट्स कितने हैं ना, पैतृक कितने हैं? तो यहां पर एकल पैतृक ही होगा। एकल पैतृक मतलब सिंगल पेरेंट। यहां पर एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, और दो भी हो सकते हैं। दोनों संभावना है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, यहां दो पेरेंट्स होते हैं? क्यों भाई, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिसमें एक में ही। अब मैं आपको उदाहरण दूं, हाँ सुन लो। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस, गुड़हल का फूल, एक ही फूल में नर और मादा एक साथ है या नहीं है? वहीं युग्मक बन रहे हैं, नहीं बन रहे? तो पैतृक एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। समझ आ गई बात? यस नो? लेकिन यहां एक ही हो, यहां कुछ भी हो सकता है। तो क्या बात समझ में आई, नहीं आई? क्या अंतर समझ में आया कि जनन के प्रकार लैंगिक और अलैंगिक मुख्य रूप से किस पर आधारित है? निषेचन पर। अगर निषेचन है, अगर निषेचन है तो जनन कैसा होगा? तो जनन लैंगिक होगा। अगर निषेचन नहीं है तो जनन अलैंगिक होगा। यहां निषेचन अनुपस्थित होगा, यहां होगा। यहां युग्मक क्या होगा? यहां युग्मक बन भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन यहां युग्मक का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा। यहां पैतृक एक होगा, यहां पैतृक एक या दो होंगे, दो से अधिक नहीं हो सकते। समझ आया? अब विभिन्नताओं की अगर बात करें, क्या बोला मैंने? विभिन्नताएं तो यहां पर नहीं होती और यहां पर होती हैं, और निरंतर होती हैं। तो मुख्य रूप से ये बात स्पष्ट हो गई कि जनन को किसके आधार पर अलग अलग किया गया है? निषेचन के। आगे बढ़ते हैं। तो अब निषेचन के प्रकार हमने पढ़ने शुरू किए, और यहां पर मैंने आपको दोनों के अंतर पूर्ण रूप से समझा दिए। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आपके मन में कोई शंका आती है तो आप डाल सकते हैं अपनी शंका। कैसे? डाल दो एक मैसेज,
कहाँ? जहां देख रहे हो वहां। चलिए, वैसे तो शंका आने की मैंने वो नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आ जाए तो किताब खोली भी है वो। तो इसके बाद अब अगला जो चैप्टर यहाँ, सॉरी, अगला जो इसमें बात समझाएंगे वो क्या है कि हमने कहा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने कहा कि वही क्या क्या कंडीशंस होंगी, आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में हमने क्या क्या बताया, एक साथ इकट्ठा कर दो, सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए। अलैंगिक जनन में क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होता। दूसरा, युग्मक युग्मक बन भी सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी, ठीक है। और एकल पैतृक, एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। विभिन्नताएं नहीं होगी, विभिन्नताएं नहीं होती, ठीक है। और यह बहुत ही तीव्र गति से होने वाला है ना, तीव्र, बहुत तीव्र गति से होने वाला क्या है? रिप्रोडक्शन। अब हमने कहा विभिन्नताएं नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब अलैंगिक जनन में जो क्या है, जो यहां पर पैतृक है और पैतृक से उत्पन्न होने वाली जो संतति है, ये दोनों क्या है? आनुवांशिक रूप से और अकारकी रूप से समान होते हैं। क्या है? आनुवांशिक, आनुवांशिक व अकारकी। अकारकी मतलब मॉर्फोलॉजिकली, अकारकी रूप से समान, एक जैसे हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और ऐसे समूह को क्या कहा मैंने? ऐसे समूह को क्या कहते हैं? ऐसे समूह को, ऐसे समूह को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। ऐसे समूह को क्लोन कहा जाता है, क्लोन, क्लोन कहा जाता है। आनुवांशिक और आकारिक रूप से समान है, ऐसे समूह को क्लोन कहते हैं। और क्लोन का एक मेंबर क्या कहलाता है? रेमिट। क्लोन यानी के समूह का एक, समूह का एक मेंबर रेमिट कहलाता है, रेमिट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेमिट कहलाता है। तो लैंगिक जनन की बात समझ आ गई, अलैंगिक जनन की। तो मुख्य जो बिंदु है अलग करने वाला वो कौन सा है? वो निषेचन है। अब अलैंगिक जनन के प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार प्रकृति में अलैंगिक जनन के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रकार विखंडन आता है। विखंडन, विखंडन तोड़ देना, दो हिस्सों में बांट देना। इंग्लिश में इसके लिए फिशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और फिशन का मतलब होता है क्लेफ्ट, काटना, तोड़ना, दो हिस्सों में बांट देना। सबसे पहले द्विखंडन, द्वि मतलब दो हिस्सों में बांट देना, जैसा यहां पर किसके विषय में दिया है? अमीबा के। किसके? अमीबा, अमीबा, युगलीना, क्या बोला मैंने? युगलीना। और क्या है? पैरामीशियम। तो इन सभी में क्या होता है? द्विखंडन होता है। जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो बराबर दो हिस्सों में बट जाती है। इस सीधी सीधी प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। ऐसा ही किसमें देखने को मिल रहा है? युगलीना में देखने को मिल रहा है। अब
एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जहां पर ऐसा होता है, उन्हें कहा जाता है कि वो अमर है साहब। अमर कैसे बोला जाता है? अब एक बात यहां पर समझिएगा कि मैंने क्या कहा, मृत्यु क्या है। अब सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर किसी जीव ने क्या लिया, जन्म, और एक निश्चित समय के बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इस बात को समझना कि यहां जो जीवित है, उस जीवित को आप जीवित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो आपको जीवन के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना? जो यहां से लेकर यहां तक जीवित है, क्या है, जीवित। जीवित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जीवन के लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या है? जीवन के लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है साहब। लेकिन जब मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? ये जो जीवन के लक्षण थे, यहां पर क्या हो गए, समाप्त हो गए। यानी कि ये एक बॉडी है, क्या है, बॉडी। और ये बॉडी क्या कर रही है, जीवन के लक्षण प्रदर्शित कर रही है, तो आप उसे जीवित कह रहे हैं। लेकिन जब वो बॉडी क्या करे, जीवन के लक्षण प्रदर्शित ना करे। अब यहां पर एक बॉडी है, काय है, और ये क्या है, ये जीवन के लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, जीवन के लक्षण समाप्त हो चुके। तो इसी को आप क्या कहते हो, मृत्यु कहते हो। कहते हो या नहीं कहते? तो इसका मतलब यहां पर हमें एक मृत काय मिला है। क्या है, मृत काय। तो हमने इसे इसलिए क्या कहा, मृत्यु कहा। लेकिन लेकिन हम दूसरी तरफ यदि समझने की कोशिश करें, तो अब ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय, कोशिकीय जीव। अब इसमें क्या हुआ, इसका जीवन काल पूरा हो गया और ये दो कोशिकाओं में विभक्त हो गया है। हो गया, नहीं हो गया? तो डेड बॉडी कहां है? और जब तक डेड बॉडी, मृत शरीर नहीं होगा, ऐसी बॉडी जो जीवन के लक्षण प्रदर्शित ना करे, तो उसे मृत्यु नहीं बोला जा सकता। समझ आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो जीव है वो दो जीवों में विभाजित हो जाता है और पीछे कोई भी मृत शरीर नहीं छूटता, इसलिए इसे अमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमर। आई बात समझ में? कहां है मृत शरीर, है ही नहीं कहीं। तो ना तो कोई मृत शरीर होता, तो डेड बॉडी नहीं होगी, तो मृत्यु कहां से बोला जाएगा। और जीव खुद दो किस में बट गया है, पुत्री कोशिकाओं में, है ना, पुत्री जीव में, डॉटर ऑर्गेनिज्म में बट जाता है। तो इसलिए इन्हें अमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने द्विखंडन पढ़ा था, उसी प्रकार से यहां पर क्या दिया हुआ है, बहुविखंडन दिया हुआ है। बहुविखंडन का क्या तात्पर्य होता है? बहुविखंडन का मतलब बहुत सारे हिस्सों में टूट। ये किसमें देखने को मिलता है? ये अमीबा में देखने को मिलता है। कैसे? और उसे क्या कहते हैं? उसे हिंदी में परिपूटन कहते हैं। पुट्टिका का निर्माण हो जाना। इंग्लिश में उसे एनसिस्टमेंट कहते हैं, सिस्ट बन जाना, पुट्टिका बन जाना। कैसे और कब बनता है? तो जब जो वातावरणीय दशाएं हैं वो कैसी हो, प्रतिकूल। कैसी हो, प्रतिकूल दशाओं में। अगर दशा प्रतिकूल है तो अमीबा अपने चारों तरफ क्या करेगा, बहुत सारी लेयर बना लेगा, उसे हम सिस्ट कहते हैं। और उसका जो क्या है, उसका जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। हर कोशिका द्रव्य के साथ एक छोटा सा केंद्रक जुड़ जाएगा और इस प्रकार वहां पर कुछ स्पोर जैसी संरचनाओं का निर्माण होगा, जो कहलाते हैं स्यूडो स्पोर, स्यूडोपोडियोस्पोर। ठीक है। अब क्या होगा, जब यह दशाएं अनुकूल होंगी तो सिस्ट फट जाएगी, वहां से छोटे छोटे सूडोपोडियोस्पोर जो हैं वो क्या होंगे, बाहर आएंगे और नए अमीबा का निर्माण करेंगे। समझ आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुकुलन। मुकुलन, बडिंग। ठीक है, क्या आता है, बडिंग। बडिंग मतलब एक छोटी सी संरचना का निर्माण होता है जीव के शरीर से।
और उस संरचना को बड कहा जाता है या बडिंग। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य, बाह्य जैसे किसमें होती है, हाइड्रा में, जो शरीर से अलग हो जाती है, और साइकन जिसमें जुड़ी रहती है। यहां पर एक हाइड्रा आपको प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो हाइड्रा यहां दिखाई दे रहा है, ये पैतरक हाइड्रा है, और इससे ये एक मुकुल बनना शुरू हो गई है। यहां पर ये बन गई ना, इसका टेंटाकल्स भी निकल आए हैं। और जब ये ऐसे परिपक्व होगा तो इससे अलग हो जाएगा और नया हाइड्रा बनना शुरू। साइकन की स्थिति ये होती है कि साइकन में मुकुल जुड़ी रहती है, लेकिन बनती दोनों में है। इसके बाद दूसरी आती है, अब हाँ बाह्य की हम बात कर रहे थे, एक उदाहरण और है अपने पास, और वो क्या है, वो है टोरुला स्पीशीज। किसकी? ईस्ट की। अब ईस्ट में क्या होता है, एक टोरुला स्पीशीज है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ईस्ट की कोशिका है, तो इस ईस्ट की कोशिका में इस प्रकार से क्या होगा, एक मुकुल बनेगी। इस मुकुल से क्या होगा, फिर इसमें एक और मुकुल बन जाएगी, फिर इसमें क्या होगा, फिर मुकुल में मुकुलन प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार मुकुल की क्या बन जाती हैं, श्रृंखलाएं। क्या बन जाती हैं? श्रृंखलाएं बन जाती हैं। किसकी? मुकुल की। तो ये श्रृंखलाएं किस में बनती हैं? टोरुला स्पीशीज में बनती हैं, इसलिए इसे टोरुलेशन भी कहते हैं, मुकुल श्रृंखला। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक मुकुलन, यानी कि मुकुलन शरीर के अंदर हो, और वो स्पंज में होता है, स्पॉन्जिला। क्या बोला मैंने? स्पॉन्जिला में। यहां क्या होगा, यहां शरीर के अंदर मुकुल का निर्माण होता है। जैसा यहां पर आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ब्लैक एंड व्हाइट है, बस इतना दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार एक मुकुल, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मुकुल बनती है, अंदर बन रही है। और ये मुकुल जिस संरचना में बनती है उसे कहते हैं जेम्यूल। क्या कहते हैं? जेम्यूल। जेम्यूल में बाहर की तरफ एक छोटा सा छिद्र होता है, जहां से ये मुकुल बाहर निकलते हैं, और इन्हें कहते हैं आर्कियोसाइट्स। तो ये आंतरिक मुकुलन हो गया जो शरीर के अंदर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बीजाणु निर्माण, या बीज अणु जिसे कहते हैं। छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, एक कोश की संरचना होती है, ठीक है, और ये एक कोश की संरचना पूरा जीव बनाने में सक्षम होती है। इन्हें हम बीजाणु कहते हैं। बीजाणु मुख्यतः दो प्रकार से समझे जा सकते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु ज़ूस्पोर्स कहलाते हैं, और अचल बीजाणु में स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडिया वगैरह वगैरह आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि चल और अचल। चल का मतलब जो चल सकता हो खुद से, दूसरे के द्वारा नहीं, चल जो खुद से चल सकता हो उसे चल बीजाणु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चल बीजाणु की। चल बीजाणु में एक मुख्य चीज होगी चलने के लिए, और वो क्या होगा? कशाब। ठीक है, समझ आया? और इसका निर्माण कहां होता है? इसका निर्माण होता है चल बीजाणु धानी में। ठीक है, और अधिकतर नग्न होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? नग्न। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, ये बिना कोशिका भित्ति के, क्योंकि तभी तो फ्लैजिला चल पाएंगे। तो जैसे एल्ब्यूगो, एल है, एल एल एल्ब्यूगो, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आदि में। ये जो यहां पर डायग्राम दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इस डायग्राम में यदि हम देखें तो ये जो है, ये क्या है? ये चल बीजाणु धानी है, चल बीजाणु धानी। और उस चल बीजाणु धानी के अंदर यहां पर बहुत सारे ये क्या दिखाई दे रहे हैं? चल बीज अणु। और ये किसका है? ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है। इसके बाद अचल बीजाणु की बात करें तो अचल बीजाणु में सबसे पहले आता है कोनिडिया, है ना, कोनिडिया। तो कोनिडियो 4, यानी कि वो संरचना जिस पर कोनिडिया बनते हैं, आते हैं, उसे कोनिडियो 4 कहते हैं। इनका स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, जैसे पेनिसिलियम में, समझ आ गया?
तो ये कोनिडियोफोर होगा, इसे कोनिडियोफोर कहते हैं। इसके ऊपर ये मेटुला कहलाता है, ये स्टेरिगमेटा कहलाता है। ये मेटुला हो गया, ये स्टेरिगमेटा, और इसके ऊपर फिर कोनिडिया आ रहे हैं। इसके बाद क्लेमाइडोस्पोर, ये भी स्पोर है उसी प्रकार से, लेकिन इनकी भित्ति जो कोनिडिया है उनसे मोटी होती है, और ये कहीं भी बन जाते हैं बीच में, जो फिलामेंट है उसके बीच में कहीं भी बन जाएंगे। तो ये किस में देखने को मिलते हैं? राइजोपस, अगैरिकस मशरूम, जो वो होती है ना, ऐसे मशरूम देखते हो आप ऐसी बनी हुई, उसमें ये वाले क्या बनते हैं? स्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो राइजोपस देखा आपने, ब्रेड देखी है आप लोगों ने घर में, ऐसी ब्रेड हो जाती है, सड़ जाती है, उस पे शुरू में वो सफेद सफेद सा होता, फिर वो काला हो जाता है, होता नहीं होता? तो उनके ऊपर जो स्पोर आते हैं वो कहलाते रहे स्पोरेंजियोस्पोर। क्या कहलाते हैं? स्पोर एंजियोस्पोर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये कुछ बीजाणु धानियां बनी हुई है, ये बिल्कुल नई धानी है, ये लगभग परिपक्व है, और ये धानी खुल चुकी दिखाई दे रही है। तो ये पूरी ब्रेड पे, रोटी के ऊपर फैल जाता है, डबल रोटी के, और वहां पर जब तक वो सफेद है तो समझिए कि बीजाणु धानियां खुली नहीं है, लेकिन जब वो काला हो जाए तो समझ लेना बीजाणु धानियां खुल गई हैं और स्पोर बिखर गए हैं। समझ आ गया? तो उन्हें कहते हैं स्पोर एंजियोस्पोर, या आंतरिक बीजाणु कहा जाता है। अचल बीजाणु होते हैं, बीजाणु धानी में निर्माण होता है, और राइजोपस और म्यूकर में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इसमें राइजोपस और म्यूकर में। अब बात आती है कि ये तो बात हो गई उन जीवों में जिनमें इनका निर्माण होता है, लेकिन कुछ जीवों में कायिक जनन देखने को मिलता है, जैसे पादपों में, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। तो कायिक जनन किसके द्वारा होता है? कायिक इकाइयों द्वारा कायिक जनन होता है। कायिक इकाई कैसे? जैसे कलिका, कंद, राइजोम। इसका मतलब अगर आप किसी पादप को देखें ना, हम यहां पर यदि किसी प्लांट को देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? क्यों भाई, क्या क्या देखने को मिलता है हमें? हमें पत्ती, तना, और नीचे ऐसे जड़ देखने को मिलती है, और यहां इस पर क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। ठीक है, तो पुष्प को छोड़कर, मैंने क्या कहा? पुष्प को छोड़कर, और पुष्प में भी जब क्या हो? वेजिटेटिव प्रोपोगे वो रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, लैंगिक जनन हो, उसे छोड़कर बाकी पौधे का कोई भी भाग, पौधे का कोई भी भाग, चाहे वो उसकी मूल हो, चाहे उसकी प्ररोह हो, चाहे उसकी पत्ती हो, या उसका तना हो, कोई भी और चीज हो, उससे यदि नया पौधा बनता है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? कायिक जनन कहते हैं। इसके बाद अब कायिक जनन की विधियां देख लेते हैं, यानी कि हॉर्टिकल्चर में, बागवानी, कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधि क्या क्या इस्तेमाल की जाती है, और जितनी कृत्रिम है उतनी ही नेचुरल भी है। तो सबसे पहले कटिंग, कर्तन। लेकिन एक मुख्य बात यहां पर समझ लीजिए कि जब हम घर में ये कार्य करते हैं तो हमें वहां पर आईबीए, इंडाल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, या एनएए, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसे ऑक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिन की आवश्यकता होती ही होती है। तो सबसे पहले कटिंग की बात करते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें हम कटिंग से कैसे, आप समझ लो, मान लो आप अपने किसी मित्र के यहाँ गए, आपने वहां देखा बड़ा अच्छा गुलाब खड़ा है, भाई मैं ले जाऊं इस पेड़ को? बोलेगा नहीं, आप पूरा पेड़ मत ले जाओ, मैं आपको उसकी कटिंग दे देता हूँ। कटिंग, तो यहाँ कटिंग वो चीज है। तो मूल कर्तन, जैसे नींबू और संतरे में आप उसकी जड़ काट के लगा दो तो हो जाएगा। स्तंभ कर्तन, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा एक पार्ट काट लेते हैं, और उस पार्ट को क्या करते हैं? उस पार्ट को मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है ना, और उसमें नीचे जड़ निकल आती हैं, ऊपर उसमें पत्तियां निकल आती हैं। ऐसे ही होता है। ऑक्सिन इसके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूल रूपांतरण को क्या करता है? उद्दीपित करता है। तो जैसे गन्ना, शुगर केन, दुरंता,
और सीट्रस, ग्रेप्स, कॉफी, कोरिएंडर, टी, बोगनविलिया, क्रोटन, चाइना रोज, इन सब में यही होता है। पत्ती द्वारा, पत्ती द्वारा ये प्लांट आपने शायद देखा होगा, ठीक है, इसे स्नेक प्लांट कहते हैं, सेंसिविरिया कहते हैं, या बिगोनिया में या ब्रायोफिलम में, जिसे हम पत्थर चटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर चटा, है ना, वो ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा क्या होता है, आप उसकी पत्ती तोड़ के लगा दो तो नया बन जाएगा। उसके बाद आता है गुट्टी। गुट्टी क्या होता है? जिसे वायु दाब कहते हैं। अब दाब क्या होती है वो मैं समझाऊंगा अभी। तो इसके लिए पहले दाब मिट्टी बनाते हैं। उस मिट्टी में एक भाग गोबर की खाद, एक भाग भूसा और दो भाग चिकनी मिट्टी ली जाती है। जल होता है ऑक्सिन, IBA, Na और पॉलिथीन, और 2 से 3 माह का समय लगता है। ठीक है। आज की डेट में आम में ये सबसे साधारण तौर पर आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, आम में। ठीक है। तो लीची, पोमेग्रेनेट, चाइना रोज, इन सब में देखने को मिलता है। अब इसमें करते क्या है? तो देखो यहां पर एक सीधी सी बात बताता हूं कि मान लीजिए ये तना है, और इस तने से ये एक बिल्कुल नई शाखा निकली हुई, और इस शाखा में यहां पत्ती आ रही हैं इधर, ठीक है, और ये इस प्रकार तने से जुड़ी हुई। तो हम क्या करेंगे? हम यहां इस पर कटिंग कर देंगे, इसका पूरा फ्लोएम हटा देंगे। क्या हटा देंगे हम इसका? हम इसका फ्लोएम हटा देंगे। और फ्लोएम हटाने के बाद क्या करेंगे? चारों तरफ से इस पे जो हमने वो मिट्टी बनाई थी, कौन सी, याद आया? अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, वो बना देंगे, और ऊपर इसे क्या करेंगे? पॉलिथीन से बांध दिया जाता है और ढक दिया से अच्छे से। कुछ समय पश्चात क्या होगा? अब देखो, इधर से जो खाना आ रहा है वो खाना यहां जमा होता चला जाएगा। आगे पत्तियां हैं, अब पत्तियों में भोजन का निर्माण होगा या नहीं होगा? तो यहां जाइलम बचा हुआ है, तो जाइलम से जल आ सकता है, लेकिन भोज्य पदार्थ इधर से इधर नहीं जा सकते। और यहां मिट्टी है, तो इसमें क्या निकल आती है? जड़ें निकल आती हैं। हम इसे खोलेंगे, यहां से इसे काटेंगे, नया पौधा तैयार। ये कहलाता है गुट्टी। तो कायिक प्रजनन के लाभ क्या क्या है? एक तो बीजविहीन, जो बीज विहीन पादप होते हैं, जिनमें बीज नहीं होते, उनमें एकमात्र विकल्प यही है, हमने उसमें भी पढ़ा था। जैसे अंगूर, बीजविहीन अंगूर होते हैं, जैसे साइनोडॉन, जैसे गुलाब, जिनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता, उनमें विभिन्नताएं नहीं आती। तो यानी कि जहां पर क्रॉस ब्रीड होता है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, अगर उन पौधों में क्राइक प्रजनन कराया जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बना रहता है। अतिशीघ्र गुणन होता है, बहुत तेजी से होता है, और आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। रोग विहीन उत्पादन करने में जीवन दर लगभग 100%। भाई जो आ गया वो आएगा ही, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन लैंगिक से, जो लैंगिक जनन है, उसमें 50% चांस होते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, अच्छी गुणवत्ता के पादप को लंबे समय तक रक्षित किया जा सकता है। वो मैंने कहा ना कि मान लो हमारे पास कोई हेटेरोजाइगस है और इसमें कायिक प्रजनन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा हेटेरोजाइगोसिटी बनी रहेगी। लेकिन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे, होमोजाइगोसिटी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आता है लैंगिक, क्या आता है? लैंगिक जनन आता है। लैंगिक जनन का क्या तात्पर्य है? मतलब यहां पर युग्मकों का निर्माण होगा और निषेचन होगा। अलैंगिक में निषेचन नहीं था, लेकिन यहां पर निषेचन निश्चित रूप से हो। अब कुछ वर्ड है, जैसे उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस, लैंगिक जनन के लिए प्रयोग किया जाता है। एम्फी मतलब दोनों, और मिक्सिंग मतलब यूनियन, यानी कि दो युग्मक है उनका जुड़ना। एम्फी गोनी, एम्फी का मतलब बोथ, गोनी का मतलब मैरिज, दो लोगों की मैरिज, यानी कि दो युग्मकों का जुड़ना। और सिन जिनेसिस, सिन मतलब वही टुगेदर, एक साथ, जिनेसिस मतलब ओरिजिन, यानी कि दो चीज जुड़कर कोई नई चीज बना रहे हैं। तो ये सारे ही शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? लैंगिक जनन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लैंगिक जनन में 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। क्या क्या? एक तो युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण जनन और विकास। ठीक है। अब अगर ये जितनी प्रक्रियाएं हैं, जो इवेंट हैं, अगर इन इवेंट को हम फेज में देखें तो 3 फेज होते हैं। सबसे मुख्य जो फेज है वो फर्टिलाइजेशन है। क्या है? फर्टिलाइजेशन।
मतलब निषेचन, वो निषेचन जो सबसे मुख्य फेज है। एक फेज इससे पहला होगा, एक इसके बाद का होगा, तो इसे प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो युग्मकों का बनना, युग्मकों का ट्रांसफर होना, आपस में जुड़ना, ये सब इसके काम हो गए। फर्टिलाइजेशन होते ही फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो का विकास, वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। अब लैंगिक सॉरी लैंगिक जनन के प्रकार, तो सिनगैमी और कॉन्जुगेशन दो प्रकार से होता है। मुख्यतः आज के परिवेश में जो भी लैंगिक जनन आपको दिखाई दे रहा है वो सिनगैमी है, जो उच्च पादपों और जंतुओं में मिलता है। लेकिन प्रोटिस्टा में जो लैंगिक जनन मिलता है, या छोटे जो जंतु होते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, उनमें कॉन्जुगेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप से लैंगिक जनन नहीं होता, क्योंकि युग्मकों का निर्माण नहीं होता, लेकिन विभिन्नताएं आती हैं यहां दोनों चीजें। ठीक है, मादा नर युग्मकों का पूर्ण संलयन तथा संयुग्मजन का निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं प्रकार। संलयन होने वाले युग्मकों के स्रोत के आधार पर लैंगिक जनन कितने प्रकार का होगा, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंतः संलयन, यानी कि एंडोगैमी, स्वनिषेचन जिसे कहते हैं, एकल पैतृक होगा, एक पैतृक होगा। नर मादा दोनों युग्मक एक ही पैतृक में बनते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे, ये देखो, एक ही पुष्प है और पुष्प में नर व मादा दोनों का निर्माण एक साथ हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या कहलाएगा, एंडोगैमी। और अगर पैतृक दो है तो पर निषेचन होगा, जिसे बाह्य संलयन कहते हैं, जैसा खरगोश में या एक लिंगी जिन्हें कहा जाता है। आगे एक बात और समझाऊं, लैंगिक जनन का महत्व क्या है। देखो, सबसे बड़ा महत्व है विभिन्नताएं आती हैं, और इन विभिन्नताओं की वजह से जंतु या जीव अनुकूलन करता है, और ये अनुकूलन आगे चल के विकास के लिए जरूरी है, और ओज, वाइटलिटी बनी रहती है। समझ आ गया, वाइटलिटी को मेंटेन भी किया। वाइटलिटी मतलब जो जीवंतता है उसकी, कि उसे जीना है, और जीने के बाद उसे अपना वो मुख्य कार्य करना है, यानी कि अपने जैसे जीव बनाने हैं। इसके बाद लैंगिक जनन के लाभ, अलाभ मतलब जो उसके नुकसान है। सबसे पहले दो युग्मकों की आवश्यकता होती, भाई दो तो चाहिए। अब मान लो दूसरे युग्मक की उपलब्धता ना हो पाए तो लैंगिक जनन नहीं होगा। एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और निषेचन अवसर की होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निषेचन होगा या नहीं होगा, इसके 50-50% चांस होते हैं। ठीक है, लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं है, वहां होगा ही होगा। तो फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब जीवन चक्र की अवस्थाएं देख लेते हैं कि किसी जीव की क्या क्या होती। अब वापस वहीं पहले से शुरू करते हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, जनन अवस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, किशोर अवस्था यानी कि जनन से पहले वाली अवस्था है ना, इसे कायिक अवस्था भी कहते हैं, इसे वृद्धि अवस्था भी कहते हैं, वृद्धि अवस्था भी कहा जाता है, इसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। समझ आया। इसमें कोई जीव अपने आप को परिपक्व करता है, उतनी ऊर्जा का संचय करता है जितनी ऊर्जा उसे नया जीव बनाने में चाहिए। जब तक उतनी ऊर्जा का संचय नहीं होगा तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसके बाद जननावस्था आती है, तो जीव इसमें क्या करेगा, संतति का उत्पादन करेगा, इसमें जननांगों का विकास होगा, परिपक्व होंगे। यौवनावस्था जिसे हम कहते हैं, जीवों में मतलब मुख्यतः मनुष्य में, पादपों में पुष्प का आना उनकी यौन परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। इसके बाद भैया तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है समाज को, तो क्या शुरू हो जाएगा, प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था होती क्या है, रिपेयरिंग नहीं होती। जो चीज टूट फूट हो गई। जवानी तक ये सब चीज होती रहती है कि कोई चीज चोट, अब जैसे चोट लग जाए बुढ़ापे में तो ठीक होने में टाइम लेती है ना, इसलिए। तो जीवन काल की अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, और जो जनन काल जब खत्म हो जाएगा तो यह अवस्था शुरू होती है, और अपरिवर्तनीय अवस्था होती है। और पादप जंतुओं में जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये सबसे मुख्य बिंदु है। हॉर्मोन्स, कौन उत्तरदायी है,
हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। जो भी अवस्थाएं बदलती हैं कि भैया बच्चा है, अब ये बड़ा होगा, अब ये जनन करेगा, अब ये प्रौढ़ावस्था में चला गया, तो ये पूरा प्रकरण एक किसमें चल रहा है? कुछ केमिकल है जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। जीवों में लैंगिकता, लैंगिकता किस प्रकार से मिलती है वो देख लेते हैं। समथैलिक, या जिसे हम कहते हैं उभय लिंगाश्री, जब युग्मक एक ही पैतृक से हो, ठीक है। और विषम थैलिक, यानी कि एक लिंगाश्री, जब युग्मक अलग अलग पैतृक से हो। समझ आई बात? और क्या होगा? उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल। अब इनमें अंतर क्या है? ये चीजें जो जैसे समथैलिक, उभयलिंगाश्री, एनसीईआरटी में थोड़ा उलझा हुआ लिखा हुआ है, कई बार दिक्कत होती है, वो मैं भी आगे स्पष्ट करूंगा। उभयलिंगाश्री, जब युग्मक एक ही पैतृक है उसी से आ रहे हो, एक ही पैतृक से आ रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उभय लिंगाश्री। और एक लिंगाश्री जब अलग अलग पैतृक से आ रहे हो। अब मैंने यहां पर कहा बाइसेक्सुअल, यानी कि उभयलिंगी, एक ही पुष्प है, उसी में नर और मादा दोनों उपस्थित है। समझ आया? तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो कभी भी आप मेरे से ये नहीं पूछोगे कि सर ये जो पुष्प है, जो बाइसेक्सुअल है, जो उभयलिंगी है, क्या ये एक ही पादप पे है या अलग अलग पे है? क्योंकि नर मादा इनके साथ है। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा एक लिंगी, एक लिंगी मतलब कि एक लिंगी पुष्प है, या तो नर पुष्प होगा या मादा होगा ना। ये एक पुष्प है मेरे पास और एक पुष्प ये है। तो क्या आप ये बात नहीं पूछोगे कि सर ये एक ही पादप पर है या अलग अलग पर? तो जैसे ही मैं कहूंगा कि हाँ एक ही पादप पर है, जब एक लिंग के पुष्प एक ही पादप में उपस्थित हो, एक लिंगी पुष्प, यानी कि एक ही पादप है और उस पे यहां पर मादा पुष्प आ रहे हैं और यहां पर नर पुष्प आ रहे हैं, तो इस अवस्था को द्विलिंगी कहते हैं, मोनोशियस। जैसे मक्का कारा, ये डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डायग्राम आ चुका है एग्जाम में। ध्यान रखना है कि कारा में यहां पर जो ये वाला संरचना बनी हुई है, ये ऊगोनियम है, ये मादा जननांग है। और इसके नीचे जो गोल वाला है वो क्या है? वो एंथ्रीडियम है, जो नर जननांग है। मादा, ऊपर मादा है, नीचे नर है। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन एक ही पौधे पर दोनों जननांग अलग अलग उपस्थित हैं, एक लिंगी है, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोशियस। लेकिन अगर ये अलग अलग पौधे पर आ जाए, मान लीजिए यहां केवल नर पुष्प है और यहां केवल मादा पुष्प है, तो इसे बोलेंगे डायशियस, एक लिंगी है। समझ आ गया? जैसे पपीता और मार्केंशिया, इंपॉर्टेंट डायग्राम है मार्केंशिया, जिसमें यहां पर ये मादा थैलस है जिस पर आर्चिगोनियोफोर आ रहा है, और एंथ्रीडियोफोर जो कि नर थैलस पर आ रहा है। लैंगिक जनन की घटनाएं अभी मैंने बताई, निषेचन से पूर्व, निषेचन और पश्च निषेचन, तीन हिस्सों में बांटा गया है। तो निषेचन से पहले क्या होगा? युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। निषेचन के समय क्या होगा? समयुग्मकी, यानी कि युग्मक जुड़ेंगे। अब युग्मक जुड़ तो रहे हैं, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण होगा, सॉरी हम उसी से पहले की बात कर रहे हैं। अब अगर युग्मक एक जैसे हैं, आकारिकी रूप से बिल्कुल समान, फिजियोलॉजिकली कुछ भी हो सकता है, लेकिन आकारिकी रूप से बिल्कुल समान है, तो वो कहलाते हैं समयुग्मक। जब युग्मक आकारिकी रूप से समान हो तो क्या कहलाते हैं? समयुग्मक कहलाते हैं, आइसोगैमेट्स। और जब ऐसे गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाता है होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट, एक जैसे गैमेट का जुड़ जाना। क्या कहलाता है? एक जैसे गैमेट का जुड़ जाना, जैसे क्लाइडोफोरा और यूलोथ्रिक्स में। अब ये क्लेमाइडोमोनास के हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, फ्यूज हो गए, तो होमोगैमेटिक कांटेक्ट भी इसे कहा जाता है। अच्छा, अगर युग्मक अलग अलग हो, आकारिकी रूप से अलग अलग हो, तो क्या कहलाता है? हेट्रोगैमी या एनआइसोगैमी भी कहते हैं। अब ये देखो, यहां पर ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, अलग अलग है, ये अलग अलग है। ये किसके हैं? ये मनुष्य के हैं, है या नहीं है? तो
इसे कहते हैं विषम युग्मक या हेट्रोगैमेट्स। युग्मक जनन के समय कोशिका विभाजन। तो जब युग्मक जनन का समय होता है, युग्मक का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और युग्मक हमेशा अगुणित होंगे, एन होंगे। वे कोशिकाएं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है वो मियोसाइट कहलाती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या कहलाती हैं? मियोसाइट कहलाती हैं। मियोसाइट, ठीक है। मियोसाइट अधिकतर 2n होती है। मैंने बोला अधिकतर 2n होती है, लेकिन जरूरी नहीं। गुणसूत्रों की संख्या सम होती है। अगर विषम हो गई तो फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी का है, जिसमें मनुष्य में 46 गुणसूत्र दिखाए हैं और उसके युग्मक में 23 है। हाउस फ्लाई में 12, तो यहाँ 6 रह जाएंगे। रेड में 21 है तो यहाँ 42 हो जाएंगे। यहाँ 78 है तो यहाँ 34 हो जाएंगे। ठीक है, 36। इसके बाद बिल्ली में 19 है, तो ये हम सारा निकाल लेंगे। सबसे मेन मुख्य बात है 1260 किसमें होते हैं? ऑफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा अधिक गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ संरचनाएं दी गई हैं। अलैंगिक संरचनाओं में ए से डी तक पहचान करनी है और इसका उत्तर देना है। पहचानो और उत्तर दो। कौन देगा भाई? देखो जरा, पहचान के उत्तर दो भाई जरा मुझे। तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास दिया, पेनिसिलियम दिया, हाइड्रिया दिया और स्पॉन्ज। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहां पर चल बीजाणु दिखाई दे रहे हैं। तो चल बीजाणु इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं या कोनिडियोस्पोर है? कोनिडियोस्पोर है, तो ये वाला सही हो गया। फिर यहां पर कलिका है और जेम्यूल्स है, तो उत्तर सी सही हो गया। चल बीजाणु, कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया नहीं कोनिडियोस्पोर की बात की जा रही है, बी बताना है। और सी क्या है? कलिका। और ये क्या हो गया? पंच। असत्य कथन को चुनना है। सभी जीव एक ही प्रकार की क्रियाविधि द्वारा गुणित होते हैं तथा संतति उत्पन्न करते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? प्राय अलैंगिक जनन एक पैतृक के द्वारा होता है। प्राय अलैंगिक जनन एक पैतृक के द्वारा होता है। प्राय लैंगिक जनन में युग्मक एक दूसरे से संगत होते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। तो असत्य कथन क्या क्या है? तो सभी जीवों में एक ही प्रकार की क्रिया विधि द्वारा गुणित होते हैं तथा संतति उत्पन्न करते हैं। ये भी गलत है। प्राय, क्योंकि अलग अलग होता है भाई, एक ही प्रकार की क्रिया विधि नहीं हो सकती। किसी में लैंगिक है, किसी में अलैंगिक है, किसी में कायिक है, किसी में स्पोर बन रहा है, किसी में कुछ है। प्राय अलैंगिक जनन एक पैतृक द्वारा होता है। हाँ, लैंगिक जनन में युग्मक एक दूसरे से संगत होते हैं। लैंगिक जनन में संगत मतलब जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, तो ये गलत हो गया। तो दो कथन गलत है इसमें। आगे बढ़ते हैं।